हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्या खतरे में है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। देखिए, दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में रशिया यूक्रेन वॉर के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक बातचीत होनी थी, लेकिन यह बातचीत लंबे समय से लगातार टलती जा रही थी, जिसके लिए माना जा रहा था कि स्थान निर्धारित नहीं हो पा रहा है और अलग अलग प्रकार की संभावनाएं बताई जा रही थी कि यह बातचीत एशिया में हो सकती है, दक्षिणी एशिया में हो सकती है, अरब देश में हो सकती है, यूरोप में भी हो सकती है। लेकिन अब अंत में यह देखा गया कि यह बातचीत अलास्का में हुई। अब रशियन प्रेसिडेंट और साथ ही अमेरिकन प्रेसिडेंट, इन दोनों के बीच बातचीत के लिए अलास्का का चयन एक खास स्थिति को दर्शाते हुए फिलहाल पूरे विश्व में चर्चा में बना हुआ है और खास तौर पर मुद्दा यह माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खतरे के तहत अपने लिए अलास्का को चुना। अब ऐसा क्या रहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करने में रूसी राष्ट्रपति खुद को खतरे में महसूस कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने अलास्का को ही क्यों चुना और यहाँ रशिया को किस प्रकार का लाभ मिल रहा है, इन सभी पहलुओं पर विचार करते हैं। तो फिलहाल हमारे टाइटल का कहना है टुडेज एक्सप्लेनर, व्हाई डिड पुतिन चोज अलास्का टू मीट ट्रंप, नो रिस्क ऑफ अरेस्ट हियर, रशियन फोर्सेस कैन अराइव इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। तो कुछ बातें तो हमें वैसे टाइटल में पता चल रही है, बट फिर भी बढ़ते हैं आगे और पूरे विषय को अच्छे समझते हैं। तो अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति के बीच महीनों से टल रही मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में संपन्न। ठीक है, यानी कि यहाँ पर खास जो है उसको डेट जो है उन्होंने रखी थी पहले से कि 15 अगस्त को ही सारा का सारा कार्यक्रम ये लोग करेंगे। अब देखिए पुतिन पर खतरा क्या है। तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि सबका ये मानना है, दुनिया में अलग अलग देशों में चर्चा हो रही है कि व्लादिमीर पुतिन खतरे में है। तो पुतिन पर खतरा क्या है? तो देखिए, पुतिन पे जो खतरा है उस खतरे की कहानी शुरू होती है 17 जुलाई 1998 में। दरअसल 17 जुलाई 1998 को रोम इटली में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए और यह संधि थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की थी। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हो जाने के बाद इसका मुख्य उद्देश्य ये रखा गया कि दुनिया भर में जहां कहीं भी अलग अलग अपराध हो रहे हैं तो उन सभी अपराधों के लिए ये कोर्ट सुनवाई करता है और जो भी दोषी व्यक्ति होता है उस दोषी व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान करता है और दोषी व्यक्ति को अरेस्ट करने का आदेश भी देता है। और अब सवाल ये समझ लीजिए कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन को मिला जुलाकर दुनिया के 124 देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य बने हुए हैं। कोई भी दोषी व्यक्ति होगा जिसके खिलाफ इन्होंने वारंट जारी कर रखा है, जिसको अरेस्ट करने का आदेश दे रखा है, अगर वो व्यक्ति इन 24 देशों में से किसी भी देश में जाता है तो उस दौरान उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद सीधा उस व्यक्ति को भेजा जाता है नीदरलैंड में, जहां पर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय। अब इस दौरान दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को यही चिंता थी कि मुझे भी अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसा क्यों? देखिए, जिस समय रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी उसी वॉर के बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक मामला पहुंचा था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में और व्लादिमीर पुतिन के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद पुतिन ने वहां से बच्चों को अरेस्ट किया और उनको पकड़ के पुतिन अपने देश ले गए, जिसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक अपराध माना और अपराध मानते हुए पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। हालांकि पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट 17 मार्च 2023 को जारी तो हो चुका था, लेकिन जारी होने के बावजूद पुतिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पुतिन इस दौरान अपनी अलग अलग विदेश यात्राओं को स्थगित कर रहे हैं और हर किसी देश में ये जाने से बच रहे हैं। इस दौरान कई अलग अलग देशों में, जैसे कि जुलाई 2025 में ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, पुतिन वहां नहीं गए। इससे पहले 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, पुतिन वहां पर भी नहीं गए। और इसी वजह से जब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के लिए इस मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे थे उस दौरान भी उनको ये चिंता थी कि पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा सेफ प्लेस होगा जहां पर मैं बातचीत भी कर सकता हूं और मैं गिरफ्तार या किसी और चंगुल में नहीं फंसूंगा और मैं पूरी तरह से सुरक्षित रहूंगा, मेरी स्थिति सेफ ही रहेगी। तो अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद अब अंत में ये देखा गया कि अलास्का फाइनल हुआ और अलास्का की बैठक इन्होंने रखी कि ठीक है 15 अगस्त को हम संपन्न करेंगे। अब यहाँ प्रश्न ये भी उठता है कि इतनी बड़ी स्थिति के बाद, यानी कि गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद, क्यों पुतिन ने अपने लिए अलास्का का चयन किया? तो अलास्का दरअसल पुतिन के लिए कई मामलों में खास है और 3 बड़े कारण हैं जिस वजह से पुतिन के लिए अलास्का बहुत खास बना हुआ है। पहला कारण है अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कानून का पालन नहीं करता। अमेरिका वैसे तो दुनिया का एक खास देश है, लेकिन 31 दिसंबर 2000 को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने रोम की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन केवल संधि पर हस्ताक्षर किए, संधि को अनुमोदित किया जाना था। लेकिन बिल क्लिंटन के बाद जब जॉर्ज बुश आए
राष्ट्रपति पद पर, तो उन्होंने इस संधि को अनुमोदित करने से मना कर दिया। यानी कि संधि पर हस्ताक्षर तो है अमेरिका के, लेकिन अमेरिका इस संधि के नियमों का पालन नहीं करता, इसको मानता नहीं है और इसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को पूरा भी नहीं करता। अब अलास्का अमेरिका का ही हिस्सा है और अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं बना हुआ है, तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं कि इस देश की पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ना तो ये नियमों को मानती है और ना ही ये उसके अकॉर्डिंग आगे कार्यों को पूरा करती है। तो एक बड़ा रीज़न है यहाँ पर पुतिन के सेफ होने का। इसके अलावा दूसरा रीज़न पुतिन के सेफ होने का माना जा रहा है रशियन आर्मी की यहाँ पर एक्टिविटी। यानी कि ये समझ लीजिए कि पहली बात तो जब कभी भी कहीं पर भी दुनिया भर में रशियन प्रेसिडेंट जाते हैं तो रशियन प्रेसिडेंट अकेले नहीं जाते। रशियन प्रेसिडेंट के साथ में एक अच्छी खासी सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाती है, और केवल जो सिक्योरिटी दिख रही है वही सिक्योरिटी उनके लिए काम नहीं करती, बल्कि उसके अलावा उसी जगह पर आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो खुफिया तौर पर पुतिन के आसपास नज़र रखते हैं, सारी गतिविधियों को समझते हैं, और अगर कभी भी कुछ भी गड़बड़ लगती है तो पुतिन को बहुत ही ध्यान से पहुंचा दिया जाता है प्लेन तक, और वहां से फिर उनको सेफली भेज भी दिया जाता है। तो अब जो अलास्का की ज़मीन है वो रशिया से 88 किलोमीटर दूर है, और इन दोनों को अलग करने वाली है बेरिंग जलडमरू मध्य, यानी कि बेरिंग स्ट्रेट। अब इसी के साथ ये भी समझिए कि यहाँ पर दो अलग अलग आइलैंड है, और इस दोनों आइलैंड है, एक रशिया का है और एक अमेरिका का है। बिग डायोमिड जो है वो रशिया का है और लिटिल डायोमिड है यहाँ अमेरिका का, और इन दोनों को अलग करती है इंटरनेशनल डेट लाइन, और इन दोनों द्वीपों के बीच में कुल दूरी 3.8 किलोमीटर की है। हालांकि जो बिग डायोमिड है, जो रशिया का आइलैंड है, उस रशिया के आइलैंड पे, यानी कि उस आइलैंड के ऊपर रशिया शीत युद्ध के काल से ही सैन्य चौकियों का संचालन कर रहा है, और आज के समय में उन चौकियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ये समझिए कि बिग डायोमिड से अगर फोर्सेस को आना पड़ेगा अलास्का, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही आसानी से आ भी सकती है, और ये माना जा रहा है कि भाई यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी और इसलिए बहुत ही सेफली बचाया जा सकता है, सेफ किया जा सकता है पुतिन को, और काफ़ी अच्छे से यहाँ से निकाला भी जा सकता है। इसी वजह से अलास्का का चयन पुतिन के लिए एक बेस्ट ऑप्शन प्रूफ हुआ। यानी कि डर है, लेकिन फिर भी सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, और रशिया के प्रेसिडेंट है इसलिए बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। इसके साथ तीसरा बड़ा रीज़न है रशिया का अलास्का के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव। देखिए, दरअसल इतिहास में एक समय ऐसा था जब अलास्का रशिया का हुआ करता था, लेकिन रशिया ने ये पूरा का पूरा क्षेत्र अमेरिका को बेच दिया। तो दरअसल ये जो अलास्का है इसकी खोज की गई थी एक रशियन खोजकर्ता जिसका नाम है बिटस बेरिंग। तो बिटस बेरिंग ने 1741 में अलास्का की खोज की, अलास्का का नक्शा बनाया, जिसके बाद लगातार रशिया ने अलास्का के ऊपर क्लेम किया और फिर ये रशिया के तहत ही रहा। हालांकि इस क्षेत्र को रूसी अमेरिका के नाम से भी जाना जाता था और 19वीं सदी के मध्य तक ये रूसी साम्राज्य का ही हिस्सा बना रहा। लेकिन इस दौरान ये देखा गया कि एक तो फर की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई और उसके साथ साथ ही ये रशिया की ज़मीन से काफ़ी दूर पड़ जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पे व्यवस्था को संभालना काफ़ी परेशानी रहती थी रशिया को। अब इसी वजह से रशिया और अमेरिका इन दोनों के बीच में होता है एग्रीमेंट, और 30 मार्च 1867 को रशिया अलास्का बेच देता है अमेरिका को $7.2 मिलियन में। बहुत ही सस्ती कीमतों पर अलास्का मिला था यहाँ अमेरिका को, तो बहुत ही सस्ती कीमतों पर मिला था। और उसके बाद में जब ये पूरी की पूरी स्थिति आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि अलास्का इसका 49th स्टेट बनता है। तो $7.2 मिलियन बहुत ही सस्ती कीमत थी, जिसमें फिलहाल ये पूरी की पूरी ज़मीन, काफ़ी बड़ी भूमि मिल गई थी अमेरिका को। तो इस प्रकार से रशिया का ऐतिहासिक जुड़ाव भी है अलास्का के साथ में, पुराने संबंध है, तो इस वजह से भी खुद को सेफ मान रहे हैं यहाँ पर पुतिन। अब इसी पूरी के पूरे घटनाक्रम के तहत ये पूरी की पूरी बैठक इन्होंने निर्धारित की थी। हालांकि पुतिन की सुरक्षा किस प्रकार होती है एक बार ये भी समझिए। रशिया के राष्ट्रपति हैं तो इनकी सुरक्षा में होते हैं राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा के अलग अलग कर्मी, और ये हिस्सा होते हैं संघीय सुरक्षा सेवा के। तो इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खास सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति बातचीत के दौरान पुतिन के ऊपर हाथ भी नहीं रख सकता। अभी एक चर्चा चलती है कि एक प्रोग्राम था जिसमें पुतिन के कंधे पर हाथ रख दिया गया था और हाथ रखने के बाद उस हाथ को हटवा दिया गया था कि बातचीत ठीक है, लेकिन ऐसे हाथ आप नहीं रख सकते हैं पुतिन के कंधे पर, या किसी प्रकार से आप बाकी और गतिविधियां नहीं कर सकते। तो काफ़ी प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है। इसके साथ ही ये समझिए कि जो राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा होती है इसके अंदर 50,000 लोग कार्य करते हैं, और ये लोग अमेरिकी गुप्तचर सेवा से 6 गुना ज़्यादा, यानी कि एक बड़ी संख्या मेंटेन करता है रशिया। इसके साथ ही पुतिन के आसपास एक 30 हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों का घेरा भी होता है, जिसी प्रोटोकॉल में ये हर देश में जाते हैं और अपनी चीज़ों को पूरा करते हैं। हालांकि कहीं पे अगर ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ज़्यादा फिर कर्मी भी पहुंच जाते हैं। और इसके अलावा आसपास खुफिया रूप में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो मौजूद रहते हैं। हो सकता है कि वो कोई आइसक्रीम वाला हो, ये भी हो सकता है कि वो कोई वेटर हो, ये भी हो सकता है कि कोई वो पार्टी में आया हुआ गेस्ट भी हो। तो वो लोग खुफिया रूप से आसपास एक्टिव रहते हैं, और एक्टिव रहते समय वो नज़र रखते हैं कि क्या गतिविधियाँ सही हो रही हैं या नहीं, और जब कहीं भी कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत वापस। अब इस पूरी बैठक के बाद 2 बड़े प्रश्न सामने आते हैं। एक बड़ा प्रश्न ये है कि क्या रशिया और यूक्रेन का मुद्दा पूरी तरह सुलझा लिया जाएगा। तो देखिए, रशिया और यूक्रेन इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं। अब इस पूरे के पूरे डिस्प्यूट को किस तरह से सॉल्व किया जाए, इन्हीं बातचीत के लिए इन्होंने बैठक रखी है।
ठीक है, तो देखा जाएगा कि क्या ये पूरा का पूरा मुद्दा सॉल्व हो जाता है इस बैठक के बाद या फिर अभी भी सभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। हालांकि फिलहाल यहाँ पर ज़ेलेंस्की का कहना है कि देखो भाई, हम ये काम पूरी शर्तों के साथ करना चाहते हैं, कंडीशंस में चले, और रशिया जो है वो चाहता है कि भाई मैं किसी भी शर्त को नहीं मानूंगा, मैं बिना शर्तों के सभी चीज़ों में रहूंगा, मेरे ऊपर आप कोई भी ज़बरदस्ती की चीज़ें बाध्य नहीं कर सकते हैं, लगा नहीं सकते। हालांकि इस बैठक के अलावा एक दूसरा मुद्दा जो चर्चा में है वो ये भी आ रहा है कि इस बैठक के अंदर पुतिन बातचीत कर सकते हैं भारत पर लगाए गए टैरिफ्स के बारे में, क्योंकि रशिया के साथ व्यापार करने की वजह से ही भारत पे 50% का टैरिफ लग चुका है अब फिलहाल। तो 25% टैरिफ इसलिए लगाया गया क्योंकि व्यापार चल रहा है रशिया के साथ में, और पहले वाला 25% टैरिफ में भी रशिया को रीजन भी बताया गया था और साथ साथ भारत के टैरिफ्स को भी रीजन बताया गया था। तो माना जा रहा है कि ये दो भी आपस में बातचीत कर सकते हैं, बट आगे क्या रहेगा और कैसी रहेगी स्थिति वो हम सभी के सामने जल्द क्लियर भी हो जाएगी और फिर इन सभी बातों को हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है पूरे की पूरी कहानी, पूरा का पूरा कंसेप्ट हम सभी लोगों के लिए। तो फिलहाल मामला आप लोग भी तैयार रखिए, सभी चीज़ों को अच्छे जानिए समझिए, और क्यों है फिलहाल पुतिन के ऊपर खतरा और क्या है जुड़ा हुआ मामला वो आपको मैंने कर दिया क्लियर। इसी के साथ आप लोग एक क्वेश्चन इजी सा है, मुझे इसका आंसर कमेंट कीजिए, और इसके साथ ही आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग अपनी तैयारी के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर का एक अच्छा एनालिसिस ढूंढ रहे हैं हिंदी भाषा में। तो ये एनालिसिस आपको मिल सकता है रोज सुबह 9 बजे स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़कर के आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। इसके साथ ही स्टडी IQ की महासेल के बारे में भी जानिए, जो सेल रही है 15 अगस्त तक के लिए। 15 अगस्त तक की इस सेल में आप लोगों को KL लाइव कोड यूज करके मिल रहा था 70% तक का डिस्काउंट। ठीक है, तो एनरोल करके आप स्टडी IQ के किसी भी कोर्स का लाभ उठा सकते हैं और इस फायदे के तहत आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। इसके साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पे, और इस QR कोड को स्कैन करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम लोग अपनी सभी फाइल्स को शेयर करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। फिलहाल कीजिए वीडियो को शेयर, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बातें करेंगे आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।